ये अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये सिंपल सी चीज़ ये है कि आपकी बोर्ड के पेपर के लिए तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से प्लीज़ नोट करते चलना मुझे किस किस टॉपिक में क्या क्या अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब इसके बाद हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट है। तो मॉक टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जैसे हमारा एक 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है जी, इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है जी। पार्ट ए इज़ फॉर 60 मार्क्स, सिमिलरली पार्ट बी इट इज़ फॉर 20 मार्क्स। एक चीज़ और भाई, जो ये पार्ट बी है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो फाइनेंशियल वाला और एक होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। आप लोगों ने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं छेड़नी, आप लोगों ने सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। मतलब पार्ट बी पेपर आपके पास पेपर ये 100 नंबर का आएगा, ठीक है जी। इसके अंदर एक और 20 नंबर का क्या होगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। हम लोगों ने ये अटेम्प्ट नहीं करनी, कहीं वहाँ जाके देखो जी पेपर तो 100 नंबर का आया हुआ है, बोर्ड में आएगा ही, बोर्ड में भी प्रिंटेड होगा, बट आपने इसको छेड़ना भी नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ पार्ट बी के अंदर ना 2 ऑप्शन होती हैं, ठीक है जी। हमने कभी आपको सेकंड ऑप्शन बताई नहीं, विच वॉज दी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, उसके अंदर सिर्फ थ्योरी है, तो वो किसी ने करनी भी नहीं है। तो पहले तो ये माइंड क्लियर करना पेपर अटेम्प्ट कैसे करने, ठीक है जी। अब अगली चीज़ जो मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ कि भैया पेपर करना कैसे और पेपर में आएगा क्या क्या। अब पेपर में क्या क्या आएगा, अब जरा ये भी ध्यान दो, ये जो पार्ट ए है, ठीक है जी, इसके अंदर 36 नंबर की तो अकेली है मेरे पास पार्टनरशिप। ये एक तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी है कि आपने आगे वाले पेपरों की तैयारी कैसे करनी है। और 24 नंबर की ये है मेरे पास कंपनी, ठीक है जी। और मैं आगे चलूं तो पार्ट बी जो मैंने आपको कितने नंबर का बोला जी, 20 नंबर का, इसके अंदर ये लास्ट वाले बुक्स जो है हमारे पास, इसके अंदर क्या आना है, इसमें 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आने, ठीक है जी। ये 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन में ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से आएंगे। 2 क्वेश्चन तो पक्का CFS के ही आएंगे, वो भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 5 में से। पहला क्वेश्चन वो ढूंढते नहीं थे हम, बताइए कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, या एक क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड जिसके अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि भैया इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी थ्योरी वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है, तो जिसमें एक क्वेश्चन रेशो का और एक क्वेश्चन बाकी जो चैप्टर्स बच गए, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 बैलेंस शीट वाला, ठीक है जी, और एक थ्योरी वाला, ये मिला के कोई एक क्वेश्चन आएगा। आपको इसी हिसाब से तैयार करना है कि क्या मैंने इनके 1 मार्क्स उठा लिया कर लिए। और हम लोगों में से कोई भी पहले MCQs अटेम्प्ट नहीं करेगा, बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करेगा तरीका क्या, MCQ सबसे एंड में उठाने हैं, क्योंकि वो 1 नंबर के MCQ में पूरा चैप्टर पूछा होगा। इसके चक्कर में हमारे बड़े वाला महंगे वाला क्वेश्चन न रह जाए, तो हमने महंगे वाला अटेम्प्ट नहीं कर, पहले हमने क्या करना है, छोटे वाले उठाने, कौन कौन से करने। इसके बाद अगली चीज़ जो इसी में है, ठीक है जी, हमारे पास 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने, ठीक है जी। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन कौन से आने, ये भी स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। एक तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बैलेंस शीट वाला, उसके अंदर से वो नहीं बताता था हेड और सब हेड वाला क्वेश्चन, कि बताओ इसका हेड क्या है और इसका सब हेड क्या है, जो हम ढूंढते थे कि इसका हेड क्या और सब हेड क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये वो चीज़ है जी, कि जैसे पूछिए सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आता है, तुम बता दो कि कहाँ आता है जी, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में। ऐसे लिख के आना है, उसका हेड और सब हेड, इतना याद रखना है, ठीक है जी। और एक और 3 नंबर का क्वेश्चन, ये कन्फर्म्ड रेशो का होगा। इसके अंदर रेशो की थ्योरी भी आ सकती है या रेशो का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है जी। और क्वेश्चन की बात, थ्योरी के अंदर ना हर रेशो का सिग्निफिकेंस, कि कोई रेशो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों निकाल रहे हैं, ये फाइल के अंदर बड़ी साफ सुंदर तरीके से समझाया हुआ है कि किस रेशो को निकालने का क्या क्या पर्पज़ है। तो उसका रेशो सिग्निफिकेंस जैसे आप पढ़ोगे फाइल, उसमें से लिखा हुआ कि भाई इस रेशो को क्या निकालने का पर्पज़ है, क्या आइडल है, क्या उसके पीछे की कहानी है। और इसके अलावा हमारे पास 4 नंबर का एक और क्वेश्चन, ये तो कन्फर्म्ड रेशो का, ठीक है जी, कोई भी रेशो आ सकती है इसके अंदर। और 6 नंबर का एक और क्वेश्चन आपके पास किसका आना है जी, कैश फ्लो का। कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन आएगा, तीनों एक्टिविटी बोली होगी बनाने के लिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, प्लस 2 एडजस्टमेंट्स, एक तो इंटरेस्ट की और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या सेल ऑफ असेट्स वाली। अब आप ये देखो कि जब आप तैयारी कर रहे हो ये चीज़ों पे स्पेशल ध्यान देना है, मेरे को ये टॉपिक सारे आने चाहिए। कर रहे हैं मैं ये तो तुम्हें बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, देखो पेपर करने से पहले ना हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना ज़रूरी है। स्वॉट मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट।
अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात तो छोड़ दो, सिर्फ हम करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात। आप लोग जब पेपर करोगे, मॉक टेस्ट करोगे ना, तो बार बार क्या होगा, जो चैप्टर आता है वो तो आता है, जो नहीं आता है ना वो मेरी वीकनेस है। तो आपको खुद अपनी वीकनेस खुद ही चेक करनी है कि भैया इसमें मुझे क्या क्या नहीं आता, मुझे किन किन चीज़ों पर ध्यान देना, ताकि मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो सके, मुझे पता लगे कि मैंने पेपर में क्या करना है और क्या नहीं करना। इतनी बात क्लियर होगी? या यहाँ पे वेट करूँ 2 मिनट टेप बनाए? हाँ जी, अब आगे जो है ये मेरा पार्ट ए, दिस इज गोइंग टू बी फॉर 60 मार्क्स। सुनो, अब यहाँ पे नंबर लेने वाला पार्ट बिल्कुल आसान। क्या क्या आना है, मैंने सबसे पहले महंगे महंगे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये 36 की, ये 24 की है। यहाँ पे 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। एक क्वेश्चन कंफर्म्ड इशू ऑफ शेयर्स का, और इशू ऑफ शेयर्स वाले क्वेश्चन में चॉइस भी आएगी। चॉइस के अंदर क्या होगा, आपको ना 2 क्वेश्चन दे देगा, जैसे इशू ऑफ शेयर्स के। एक तो दे दिया डबल प्रोराटा, उसका फेवरेट, ठीक है जी, और एक उसकी चॉइस में वो फोर फीचर और री इशू, कि भैया इतने शेयर फोरफिट किए, इतने री इशू करके दिखा दिए। ये वो वाले क्वेश्चन, मैं 4 टॉपिक की बात कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आएगा जी इशू और डिवेंचर का, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं आएगी, कंफर्म्ड है। जिसके अंदर चॉइस आ रही है मैं आपको बता रहा हूं। तो इशू और डिवेंचर के अंदर जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या क्या आएगा ये भी जरा ध्यान दो। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना, पूरा मिक्स आएगा। मिक्स से मेरा क्या क्या मतलब है, इसके अंदर कहेगा कि भैया डिवेंचर इशू भी कर दो कैश में, ठीक है जी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा दो, और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू भी कर दो। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ मिक्स करके दिया हो। तो आपको तीनों टॉपिक अलग से आने भी चाहिए कि भैया क्या क्या आएगा। इशू फॉर कैश भी कर देगा, राइटिंग ऑन लॉस ऑन इशू भी दे देगा, और कहेगा भैया इंटरेस्ट भी लगा दो, ठीक है जी। और एक और 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एडमिशन और रिटायरमेंट में से। दोनों की ज्यादातर चांसेस क्या है, दोनों की क्या आएगी, चॉइस। अब ध्यान दो भाई, दोनों में ना एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। एक तो आपका क्या इंपॉर्टेंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, पीसीए। तो जिन गरीब बच्चों को लगता है यार कि मेरा एक में हाथ टाइट है, एक में हाथ लूज है, कुछ भी है, वो एडमिशन के अंदर ना, और दोनों में एक ही चीज आनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बिना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो आनी है। एडमिशन में ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेचारी 1 या 2 ही है, रिटायरमेंट में 10 केस है अलग अलग, जिसके अंदर फाइट है, रीवैल्यूएशन और पीसीए। और ये कैसे होगा जी, जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का रिवैल, 2 नंबर का पीसीए, 2 नंबर की पास, 2 नंबर की एडजस्टमेंट, जो भी कुछ पूछेगा। तो अब आप ये देखो कि भाई जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर दैट आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट पक्का हो गया हो। पीसीए तो पक्का करना ही नहीं होता, पीसीए में तो एंट्री की पोस्टिंग करनी है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसको कैसे सॉल्व करना है, किस केस में किसकी कैपिटल जोड़ेगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमने बोर्ड के हिसाब से अच्छे से तैयार करना है। चलो आगे नेक्स्ट। हाँ जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये भी रीवैल्यूएशन लिखने की कोशिश है। अब आगे चलते हैं। मेरे पास 6 नंबर का एक और क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये मेरे पास आ रहा है शेयर, डिवेंचर, एडमिशन, रिटायरमेंट, और ये आ गया जी हमारे पास डिसोल्यूशन या डेथ का। इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, ठीक है जी, 6 मार्क्स के अंदर। और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन डिसोल्यूशन का आया तो 4 नंबर की डेथ यहां आ जाएगी, डेथ यहां आई तो इधर आ जाएगी, मतलब कंफर्म आनी नहीं। वैसे मैं जेन्युइनली बोलूं 6 नंबर की डेथ बनती ही नहीं है, वो आपको 4 नंबर का डेथ देगा, साथ में कह देगा प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑल्सो। वो लोन अकाउंट के ज्यादा चांसेस हैं, मतलब लोन अकाउंट तो कंफर्म पेपर में आना ही आना है, तो लोन अकाउंट के चांसेस ज्यादा है। और डिसोल्यूशन में आएगा तो या तो एंट्री बेस्ड क्वेश्चन, अगर 6 नंबर का है ना तो एंट्री से ज्यादा फोकस रहेगा कि भैया प्रिपेयर ओनली द रियलाइजेशन अकाउंट, वो सिर्फ रियलाइजेशन में फोकस मारे। 6 नंबर में क्या, कहां से पीसी और कहां से बैलेंस शीट, वो कहां से बैंक अकाउंट पूछेगा, इतने नंबर में इतनी वर्थ बनती ही नहीं, तो इस वजह से। और बाकी आपने क्या करनी थी, एक डेथ, ये भी मैंने आपको कितनी बोली थी, 4 नंबर की, प्लस साथ में 2 नंबर के वो क्या पूछ लेगा, लोन अकाउंट। तो दोनों अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। 6 नंबर के 4 क्वेश्चन डन हो गए। अब आप देखो ये 6 नंबर के 4 क्वेश्चन कंफर्म डाने, ठीक है जी। किसी के सेट में 26 होगा, किसी के सेट में क्वेश्चन 27 होगा, या किसी के सेट में 28 होगा, आने तो 4 ही है। टॉपिक
टॉपिक तो यही है। अब आगे आगे जी 4 मार्क्स क्वेश्चन पे, ये 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आने, ठीक है जी। एक क्वेश्चन तो आपका आएगा बैलेंस शीट वाला, दोबारा बैलेंस शीट। यार जो तुम सोच रहे हो ना वेला है, बैलेंस शीट वेली नहीं है। बैलेंस शीट में पता क्या आएगा, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो वो डब्बा नहीं बनाया था नोट्स टू द अकाउंट नंबर 1, वो इसी में ही आएगा कि भैया एक्स लिमिटेड इश्यूज इतने शेयर ऑफ इतना इंच, ठीक है जी। और कैसे कैसे करना है, ये सारे नोट्स टू द अकाउंट बनने हैं, इसके अंदर सारे नोट्स टू द अकाउंट वाले क्वेश्चन। तो अब आप ये देखो क्या आपका ये 4 नंबर का टॉपिक तैयार है या नहीं है, नहीं है तो करो भाई, इसकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर भाई सेम बात, अगर ऊपर डिसोल्यूशन आ रहा है 4 नंबर का या 6 नंबर का, तो यहां पे इधर आ जाएगा 4 या 6 नंबर की डेथ या डिसोल्यूशन। अगर 4 नंबर का डिसोल्यूशन है तब तो पक्का एंट्रियां ही आएंगी। एंट्री तो उसकी हॉट फेवरेट है, पिछले कितने सालों से उसने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं है, क्या करेगा पूछ के, इतना बड़ा क्वेश्चन कहां से हो जाएगा। एंट्रियां हो सकती हैं। और डेथ के अंदर वो आपको सिंपल बोलेगा कि भैया 2 चीजें निकाल दो, एक तो प्रॉफिट में उसका शेयर और एक गुडविल का ट्रीटमेंट। तो ये भी आपने तैयार करने हैं। ये मैं बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें मुझको पक्के से तैयार रखनी है। चलो आगे नेक्स्ट, अगला आ गया जी 3 नंबर के। अब 3 नंबर के कितने आ गए जी, 4 क्वेश्चन, ठीक है जी। कौन कौन से बता रहा हूं, एक तो पक्का वेंडर वाला आना है। वेंडर वाला वो कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेम शेयर में भी है, सेम डिवेंचर में भी है, दोनों में चॉइस आएगी। पर ये नहीं कि मेरे को शेयर अच्छा लगता है मैं शेयर वाला कर लूं, जो इजी है, जिसकी वैल्यू इजी हो वो उठा लेना, ठीक है जी। फिर 3 नंबर का हमारे पास एक और क्वेश्चन आना है जी, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स में से। और फंडामेंटल में से भी ना जो एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन है, जो पहला है जिसमें पीसीए बना रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, वो सारे एमसीक्यूज में भरे होंगे। या फंडामेंटल में क्या आएगा, या तो गारंटी या पास एडजस्टमेंट्स। और 3 नंबर का है तो मुश्किल वाला, सारी एडजस्टमेंट वाला नहीं आएगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें बच्चों को पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। गारंटी एंड पास एडजस्टमेंट्स। वेट करो, आगे चलो, चलो भाई आगे। फिर 3 नंबर का एक और क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है जी इसी में ही, वो बन जाएगा आपके पास रिटायरमेंट और एडमिशन के छोटे क्वेश्चन, है नहीं, एडमिशन रिटायरमेंट या डेथ के छोटे क्वेश्चन, जिसमें कभी गुडविल कह रहे हैं, कभी वो एनआर कह रहे हैं, सबके अंदर माइनस वाला केस, वो जिसमें एंट्री उल्टी हो जाती है, या सभी की एक चीज इंपॉर्टेंट है, हिडन गुडविल। और लास्टली एक और क्वेश्चन किसका आ जाएगा, गुडविल वाले चैप्टर का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और किसका आ गया जी, गुडविल का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब भाई पूरे क्वेश्चन में मैं बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यू मैंने अभी नहीं छेड़ने। आपको जब लग रहा है कि मेरे कंसेप्ट पक्के हो गए, उसके बाद एमसीक्यूज पे फाइट देनी है। और एमसीक्यू भी किस चैप्टर पे के ज्यादा जोर मारने ये भी समझना। देखो अब जो एमसीक्यूज आने, वो मेरे पास टोटल 16 एमसीक्यूज आने। आपकी ना स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए अपने पेपर कैसे करना है। एमसीक्यू सबसे एंड में छेड़ने, पहले नहीं छेड़ने। अब 16 एमसीक्यूज में अकेले 14 एमसीक्यू तो पार्टनरशिप के हैं और 2 एमसीक्यूज कंपनी के। मतलब कंपनी के एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, और वो भी जो आएंगे चॉइस होगी शेयर और डिवेंचर में। जैसे एमसीक्यू आया, एक शेयर का दे दिया, डिवेंचर का दे दिया, ठीक है जी। और यहां पे पार्टनरशिप के 14 एमसीक्यू। अब इसमें सबसे महंगा चैप्टर एमसीक्यू हिसाब से वो है आपका चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। एक तो इसमें से केस स्टडी पक्का आएगी, एक केस स्टडी दे दी, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन दे दी, भैया ऐसे क्वेश्चन है, इसका प्रॉफिट निकाल के बांट दो, ठीक है जी। इसमें से कम मेरे हिसाब से 6 एमसीक्यूज बनेंगे चैप्टर नंबर 1 की। ये नहीं कि बेटे छोड़ देंगे, हल्का नहीं है, रखेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 2 या 3 तो केस स्टडी खा जाएगी, ठीक है जी। प्लस अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो आईओडी के केसेस, कि हाँ भाई कितने महीने का ब्याज लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है जी। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि भैया अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड तो क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, कब को फॉलो करने, पता होना चाहिए ना वो 6 रूल्स, कि प्रोफिशिएंसी रेशियो विल बी इक्वल या वो। स्पेशल केसेस फॉर आईओसी, जो हमने कल भी पढ़ा था कि हाँ भैया कि
कि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो कैसे बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल या इन द रेशियो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशंस। इसके अंदर ना सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े नहीं आएंगे। जितने देखो चैप्टर 1 के अंदर ना पहले वाले जो हमारे टॉपिक है एप्रोप्रिएशन पीसी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटे पॉइंट भरे हुए हैं, है ही छोटे पॉइंट, वही छोटे छोटे पॉइंट बन के उसका एमसीक्यूज बनेंगे। तो केस स्टडी, आईओडी, रूल्स एंड एक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, और एक आईओसी, नॉर्मल आईओसी, वो भी वो क्वेश्चन जिसके अंदर मैं क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाता हूं, वो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं होता था जिससे मैं क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जा रहा था, ये वो वाले क्वेश्चन 1 मार्कर में। मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए फाइट है ना बोर्ड के पेपर में, वो 1 मार्कर होने वाली है, 1 मार्कर नहीं निकलेंगे। उसके लिए ये चैप्टर 1 उठाओ, पूरे कंसेप्ट पढ़ लो, सारे एमसीक्यूज कर लो। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज फाइल में बड़े सारे। सर आपने जो बुक भेजी थी वाली, उसमें एमसीक्यूज भी हैं? बहुत सारे, मतलब वो सेम एमसीक्यूज आ सकते हैं? हाँ, एमसीक्यूज जो है वो तो बोर्ड के हिसाब वाले करने, बाकी एक एमसीक्यू बुक में ऐप पे भी डाल दूंगा आज, तू ऐप पे से देख ली, बहुत एमसीक्यूज है। अकेले चैप्टर के 500 500 600 600 है, विद रीजन एंड असर्शन एंड रीजनिंग। उसी में से आ जाएंगे? हाँ, वो बहुत सारे आ जाएंगे, पर तुमने तो ये तब उठाने जब तुम्हारा आगे वाला काम पक्का हो गया। तुमने 16 नंबर की तैयारी अभी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो गरीब बच्चा है वो तो एमसीक्यू पूछ पाछ के कर ही लेगा, तुम बाकी की तैयारी कर, बाकी की तैयारी करनी है। ये आ गई 6। अब एक रिवीजन आगे भी ध्यान देना। अब 2 नंबर के एमसीक्यूज आपके पक्का डिसोल्यूशन में से। अब आप खुद समझदार हो भाई, डिसोल्यूशन में 2 नंबर के एमसीक्यू कौन से आएंगे यार? एंट्री और क्या ही पूछेगा कि हाँ भाई मेरी लायबिलिटी है, इसने पे कर दी, तो इसके अंदर आपको एंट्री दोबारा तैयार करनी है। फिर 2 नंबर के जो कम से कम आएंगे वो आएंगे एडमिशन से। एडमिशन में से भी वो क्या पूछेगा जी, या एनआर या गुडविल की एंट्री। फिर 2 नंबर के कहां से आगे, ये आपके रिटायरमेंट या डेथ में से। इसका प्रॉफिट निकलवाना इसका फेवरेट काम है, बिना प्रॉफिट के उसको नींद नहीं आती कि हाँ जी मुझे प्रॉफिट करना है, मतलब प्रॉफिट तो उसका फेवरेट है। प्रॉफिट के भी अच्छे वाले केस जिसके अंदर इंग्लिश खराब है, ठीक है जी। और एक और चीज, और अगर भैया आएगा तो एनआर या गुडविल का ट्रीटमेंट कि भैया कैसे निकालना, ठीक है जी। एमसीक्यूज में ये रियल फाइट है। अब मैं आगे जी कंपनी के जो 2 एमसीक्यूज आने, ठीक है जी। कंपनी के 2 एमसीक्यूज कौन से आएंगे, एक तो शेयर्स का, ठीक है जी। शेयर्स की थ्योरी बहुत सारी है भाई, वो बोल सकता है भाई व्हाट आर द कंडीशंस अंडर व्हिच द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मनी कैन बी रिटन ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैसे राइट ऑफ करना है, पर्पस इज फॉर यूजिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, ये बहुत सारी थ्योरी है जो हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है जी। प्लस यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा डिबेंचर का। याद है मैंने डिबेंचर का टेस्ट लिया था, मैं क्या था भैया लॉस ऑन इशू का अमाउंट निकाल लो, प्रीमियम का अमाउंट निकाल लो, वो वाले क्वेश्चन ट्रेंडिंग में। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। और मैं यहाँ कह रहा हूँ ना आईओडी का नंबर ऑफ मंथ्स नहीं कहेगा सीधा निकालो, वो कहेगा आईओडी का अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग निकालो, उसने बिगनिंग और उसमें निकाला हुआ है। टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन डालूंगा तो टेस्ट पे जरूर ध्यान देना। तो ये हो गया जी पूरा आपका 80 नंबर का पेपर। अब पेपर की स्ट्रैटेजी, हमने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। वैसे ये सारी चीजें मैं लास्ट डे बताता हूं, बट ये मैं आज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम लोग अपनी साथ साथ फाइल, अब आप लोगों का काम क्या होना चाहिए, जिन लोगों की तैयारी हो गई है, ठीक है जी, कहीं से भी कोई भी सैंपल पेपर ले लो। ये नहीं लेना कि भैया मैंने बोला ये वाला लो या लो, कोई भी ले लो जी, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। एक सैंपल पेपर लो, उस सैंपल पेपर के अंदर आपको 10 नहीं मिलेंगे। अब हमें प्रॉब्लम पता क्या आएगी बहुत सारे लोगों को, कि हमसे ना चैप्टर वाइज तो हम बादशाह है, एक चैप्टर में पढ़ूंगा उसके बाद उसकी रिवीजन करके मैं टेस्ट दूंगा, मुझे आता है। पर जैसी कहानी मिक्स होकर आती है तो मेरे दिमाग में खिचड़ी पक जाती है कि भैया क्या हो रहा है। उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है जी, एमसीक्यूज। तो हमारा क्या है जी, उसके लिए आपके सैंपल पेपर्स, आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करने शुरू करो। और मेरा सजेशन है आज जैसे बोर्ड के पेपर के लिए 28 दिन बचे, ठीक है जी, तो एटलीस्ट कम से कम 20 पेपर अपने हाथों से निकाल दो। रोज का एक पेपर लेके बैठने की। इंग्लिश के पेपर हिसाब से गिने हुए हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो ऑल्टर का भी तो गिनो 15 का होगा। अच्छा चल कोई नहीं, तो ये नॉर्मल बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं, मतलब तो ये 20 कम से कम मैं कह रहा हूं भाई, रोज का तुम लोग एक पेपर निकालो। अब पेपर कैसे निकालना है जरा उसकी भी स्ट्रैटेजी जरा ध्यान देना। सबसे पहली बात, जब भी पेपर कर रहे हो ईमानदारी से करो। अब तो तुम्हें खुद ही इवैल्यूएट करना है
स्कूल वाला थोड़ी करना है इवैल्यूएट। अपने आप को एक भाई अपने आप को खुद सही जज बन जाओ कि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूं या ना कर रहा हूं। देखो अब कैसे करना है, सबसे पहला पॉइंट, अपने आप को 3 आवर्स की जगह सिर्फ 2 आवर्स देने हैं। मैं बार बार बोलता हूं 3 घंटे नहीं देने, अपने आप को सिर्फ 2 घंटे देने। टारगेट ये लेना कि मुझे पेपर 2 घंटे में कंप्लीट करना है, मतलब 120 मिनट। नहीं, पेपर तो हम आगे पूरा करेंगे, मुझे पता 2 घंटे में हो ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, कई लोग हमारे बहुत सुंदर सुंदर पेपर करके आते हैं, जैसे शादी का कार्ड छापना हो, है ना सुखलीन, तो उनका तो पेपर वैसे नहीं पूरा होना। तो ऐसे लोगों ने क्या चीज करनी है, 2 घंटे के अंदर पेपर करना है। प्लीज समझना जी, वो 2 घंटे वाला पेपर करो ब्लू पेन से, जो बच जाएगा रिमेनिंग जितना भी बच गया सारा का सारा करो ब्लैक पेन से। इससे मुझे पता लग जाएगा कि भैया कितनी डेविएशन आ रही है, मैं कितने नंबर का पेपर छोड़ रहा हूं, फिर हम अपनी कंट्रोलिंग अप्लाई कर लेंगे। तुमने वहां थ्योरी में पढ़ी है या हमने अप्लाई कर ली? नहीं, ये घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये सारा ये घर वाला काम है। तो एक काम तो आपका ये हो गया, प्लस दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है जी, मैंने आपको कितना टाइम बोल लिया, जब आप जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अपने आप को, हम लोगों ने 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, मतलब टोटल 120 मिनट। बाकी का टाइम मैं ध्यान दे रहा हूं रिवीजन और एमसीक्यूज, क्योंकि वही टाइम लेंगे, मुझे एमसीक्यूज ही चेक करने हैं बार बार। ठीक है जी। और अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेरे को पेपर में जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने सुंदर सुंदर फॉर्मेट मत बनाओ जी, मैं तो पूरे फॉर्मेट बनाऊंगी, मैं तो पेन पेंसिल स्केल लेके ऐसे आराम आराम से लाइनें लगा के पेपर करूंगा या करूंगी। हम लोगों ने क्या करना है, एक सिंपल सी चीज, बस पेन लिया, लाइन लगाई और सीधा क्वेश्चन कर दी, कोई पेंसिल स्केल की भी जरूरत नहीं है। अभी फोकस है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे। ठीक है जी, चलो आगे नेक्स्ट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपने क्वेश्चन करना है, चाहे वो आप जब घर पे एमसीक्यूज कर रहे हो, तो हर एक का फॉर्मेट जरूर बना के देख लेना। मतलब फॉर्मेट का क्या है कि मुझे ना पता होना चाहिए कि भाई किस क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है। तो फॉर्मेट में ढंग से बनाऊंगा। जर्नल बनाना है तो एक एंट्री का भी जर्नल का फॉर्मेट, लेजर बनाना है तो उस एक एंट्री का भी उसके लिए फॉर्मेट। ये सब पता है ये क्यों करना है। ठीक है जी, दोबारा सेम डायलॉग मारा और बार बार मारता हूं कि भैया 1 से 90 तक के लिए आपने जितनी मेहनत करी है, कुछ तो उस लेवल पे पहुंच गए, हाँ 90 पहुंच गए, 90 to 100 के लिए हर एक नंबर की उतनी मेहनत है जितनी 1 से 90 के लिए की थी। प्लस पूरे साल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, ये लास्ट के 28 दिन या 20 दिन जो बचे, इसी ने ही जिंदगी बदलनी है, इसी ने ही जिंदगी बदलनी है। हर एक नंबर की उतनी मेहनत है जितने आपने 90 के लिए की हुई है। 90 से 100 की जम सीधा आसान नहीं है, तो हर एक नंबर की उतनी मेहनत है। आप लोगों ने एक एक चीज ढंग से करनी है। प्लस जब आप क्वेश्चन घर पे कर रहे हो अटेम्प्ट, ठीक है जी, एक और चीज, अपने आप को 15 मिनट का रीडिंग टाइम दो। ठीक है जी, वहां तो रीडिंग टाइम मिलेगा बोर्ड के पेपर में, वहां तो लोगों ने राइट और लेफ्ट देखना है, कौन सी कुड़ी आई है कौन सी कुड़ी नहीं आई। यहां हमने रीडिंग टाइम का क्या काम करना है ये बता रहा हूं। इस रीडिंग टाइम में क्या है, सिर्फ एक छोटा सा काम, क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है वो अंडरलाइन कर लेना है। जब हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे यार, देखो तुम्हारी गलती पता क्या है, जो सबके साथ है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम बहुत बड़ा है। ठीक है जी, एमसीक्यूज तो ऐसे जब हम रीड करते हैं हमें पता लग जाता है हमें आता है या नहीं आता, कहीं कहीं तो देख के आंसर पता लगते हैं। पहले हम उठाएंगे अपने बड़े वाले क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपने बड़े वाला क्वेश्चन उठाया, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो के बड़े क्वेश्चन के अंदर आपने फील्डिंग सेट कर दी, जैसे मैंने सिखाया था सीए बीए रीडिंग टाइम में। उसने स्कूल वाले ने बोला ना भाई आपने पेंसिल यूज नहीं करनी है, पेन यूज नहीं करना, बोर्ड के पेपर में बोलते होंगे ऐसा। पर जब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूं, अगर मेरे को ऐसा हो जाएगा तो मेरे को वहां इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वो 10 मोक के अंदर। ठीक है जी, अपने आप फील्डिंग सेट कर दी सीए बीए, और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स है उन एडजस्टमेंट्स को टिक कर लो कि हाँ भैया इसकी ये एडजस्टमेंट है, मुझे ये ध्यान देना है। जो जो आपके ध्यान देने वाले पॉइंट है सारे टिक हुए होने चाहिए। ठीक है जी, अगली इंपॉर्टेंट चीज, जब आप रेशो का क्वेश्चन कर रहे हो, सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ते हो ना, ये अंडरलाइन कर लेना व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फीलिंग में आके पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आ जाते हैं, भाई दे सर ने कहा था रियलाइजेशन आना चाहिए, मुझे आता है बना के आऊंगा, पीसे भी आना चाहिए, बैंक अकाउंट भी आना चाहिए, लोन अकाउंट भी आना चाहिए, सब बना के आ जाओगे, उसको दिखा के आओगे तुम्हें पूरा आता है, और उसने नंबर तो 6 ही देने हैं। तो प्लीज व्हाट इज रिक्वायर्ड अंडरलाइन कर लो, किस क्वेश्चन में क्या चीज चाहिए। पूरा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, जिसमें रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन, जिसमें पीसी है तो पीसी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हर पार्टनरशिप के क्वेश्चन के अंदर रेशियोज को अंडरलाइन करो। भाई ओल्ड रेशियो क्या है,
किसी ने दिक्कत देनी है। ठीक है जी। जब आप बड़े क्वेश्चन कर रहे हो रीवैल्यूएशन वाले, वो टू और बाय असेट्स आर रीवैल्यूड एट आर डेप्रिशिएटेड टू डेप्रिशिएटेड बाय, वो चीज हमें ध्यान देनी है। जो 15 मिनट है ना रीडिंग टाइम के अंदर, आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करके फिर पेपर करना है, फिर मुझे बताना आपका पेपर 2 घंटे में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। आपने आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक कर दिए कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अंडरलाइन किया उनको इंपॉर्टेंट को सॉल्व करके उसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है जी। ये अभी से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो ताकि पेपर से पहले कम से कम 20 एमसीक्यू, कम से कम 20 मॉक टेस्ट तुम निकाल के बैठे हो। इनफैक्ट जिनका सिलेबस हुआ या नहीं हुआ, सबने एक एक चैप्टर तो कर लिया ना, या 2-2 चैप्टर तो कर लिए, वो भी तो देखो कि भाई वो एक दो आते हैं या नहीं आते। रोज का मैं अगर एक मॉक टेस्ट भी करूंगा तो मेरे जो हर चैप्टर के पुराने हैं, जो कई लोगों की ना प्रॉब्लम है, मैंने आज किया नहीं, कई लोगों की प्रॉब्लम क्या, मैंने आज का किया कल का भूल गए, कल का किया परसों का भूल गए। अकाउंट में सबसे बड़ी दिक्कत है सबकी है ये तो सबकी दिक्कत है कि भाई आज सर कैश फ्लो साफ हो गए, मैंने शेयर किया था शेयर साफ हो गए। उस सफाई को रोकने का एक ही तरीका है कि आप मॉक टेस्ट जब करते हो ना, हर एक चीज माइंड में याद रहती है कि हाँ भाई चलो मान गया पहले टेस्ट में सही नहीं होगा, पर सेकंड टेस्ट तक वो पॉइंट याद रहेगा, पिछले सारी यादाश्त वापसी आ जाएगी। तो जब हम मॉक टेस्ट करेंगे पूरे चैप्टर के पेपर आ जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट के लिए कोई भी किताब लेके वहां से शुरू कर दो। चलो जब आगे करते हैं, ज्यादा ज्ञान बांट दिए।